नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए दोस्तों, आज जो है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट कौन सा होने वाला है। ये 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा जहाँ तक है, क्योंकि मुझे याद है कि शायद 16 नंबर तक के प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। और ये जो है प्रैक्टिस सेट, ये 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। और कौन से नंबर का प्रैक्टिस सेट है ये दोस्तों? 17 नंबर का। और अब तक हम लोग 16 कर चुके हैं, जिसका जो लेवल था आपके बिल्कुल पेपर के लेवल से मैच करता हुआ लेवल बनाया गया, और उसके हिसाब से ही ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए, हाँ, मैं करंट लेके आया हूँ, ठीक है। करंट का एक सेट पेपर तैयार हो गया है, जिसमें आपको पहले तो आपको 51 लाइनर जो करंट हैं वो मिलेंगे, इंपॉर्टेंट 51 लाइनर, जिसमें आपको राष्ट्रीय होंगे, वो उसमें जितनी भी घटनाएं होंगी वो राष्ट्रीय घटनाएं होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस का मिलेगा वो जो आपको, वो किसका होगा? वो आपको इंटरनेशनल का होगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय का होगा। तो इसलिए आप लोग वो 100 क्वेश्चन देखेगा, उस 100 क्वेश्चन में आपको ये गारंटी है कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। और जब आप उनको देखेंगे तो आपके ये प्रैक्टिस सेट में आपके आए हुए क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि आपको लगेगा कि यार हाँ, सच में मेहनत करके प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, तब उसके बाद में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अपना जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो में। और फिर अब देखते हैं कि इसमें कितने हम लोग आज सही कर पाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 41, निम्नलिखित में कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? कौन थे? चलिए, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, एम बी राघव चेरियार, एस एन बनर्जी। तो दोस्तों, फिरोज शाह मेहता जो हैं ये 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। चलिए, एक चीज़ और, 1885 में एक पार्टी बनी थी, ठीक है, पार्टी बनी थी जिसका नाम क्या था? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा है। बाकी बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1885 में फिरोज शाह मेहता की जो है, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने, इन्होंने की थी, ठीक है। तो संस्थापकों में से एक थे। बाकी 1885 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम क्या था, आप लोग वो मुझे बताइएगा। उसके जो पार्टी के संस्थापक थे वो कौन थे? दोनों चीज़ों के आपको नाम कमेंट में बताने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? अच्छा भाई, चलिए, लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922, या इनमें से कोई नहीं? तो जो देखो, जो अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी, ये नागपुर अधिवेशन की थी। किसकी की थी दोस्तों? नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर विचार किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में जो विरोध के बाद भी कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, मतलब इस पर विरोध किया गया था, लेकिन फिर भी उसका जो है प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। चलिए, फिर 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, स्टैफोर्ड क्रिप्स, या एबी अलेक्जेंडर। तो जो कैबिनेट मिशन जो आया था, इस मिशन में जो सदस्य नहीं था, तो वो जॉन साइमन सदस्य नहीं था इसका। कौन? जॉन साइमन जो है इसका सदस्य नहीं था। देखो, ऐसा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। जो उस समय पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, वो समाप्त हुआ था। उसके बाद जो है ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो क्लीमेंट इटली बना था, ठीक है। उसी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। तो क्या हुआ, उसने फिर लेबर पार्टी की, इस सरकार ने जो है क्या किया, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, जिसका जो जो क्या बोलते हैं, जो ब्रिटेन का जो वो बना था क्लीमेंट इटली, ठीक है। तो उसने क्या किया था, भारत सरकार की समस्या का स्थायी समाधान के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय संसदीय समिति का गठन किया था, जिसका नाम क्या था? ये एक कैबिनेट मिशन, ठीक है, इसका जो नाम कैबिनेट मिशन था, और इसे भारत भेजा। इस समिति के जो 3 सदस्य थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सैन्य सदस्य एवी अलेक्जेंडर और भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस शामिल थे। पैथिक जो लॉरेंस को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत आने वाली 3 सदस्यों की इस समिति को ही इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। यह मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। चलिए, 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चॉन्ग,
ला लद्दाख, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश और सेला उत्तराखंड। तो इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो ये सेला उत्तराखंड में जो है ये सुमेलित नहीं है। यादर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, उत्तराखंड नहीं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो जो एशिया की सबसे लंबी नदी है वो चीन की यांगसी नदी जो है, यांगसी नदी, ये चीन जो एशिया की जो है सबसे लंबी नदी पड़ती है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर की है। ठीक है, कितनी है? 6300 किलोमीटर तक की। चलिए 46 नंबर देखिए, 46 नंबर में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? चलिए देखो, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है वो कौन है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका का जो पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड है इसमें देश कौन कौन से आते हैं? इसमें भारत आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है, दक्षिण अमेरिका आता है और ऑस्ट्रेलिया का एक भूभाग जो है वो शामिल होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो ज़्यादा कोरल द्वीप कहा जाता है, तो उसका जो भूभाग यानी कि ज़मीनी हिस्सा है वो इस गोंडवाना लैंड के हिस्से में ही पड़ता है। ये जुरासिक काल के दौरान टूट गया था। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने अपने जो क्विज डालता हूँ, जो मैं रोज़ के रोज़ क्विज डालता हूँ, ये उस क्विज में डाला हुआ क्वेश्चन था कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वहाँ पद्मा नाम से जाना जाता है। चलिए, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चलिए, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो जो रबड़ का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वो है दोस्त केरल। क्या है? केरल है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 49 नंबर देखिए, 49 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से एक कौन सा ही सुमेलित नहीं है? चलिए देखिए कौन सुमेलित नहीं है? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपेज यूरोप और बिल्ड ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों देखिए, ये प्रेरीज उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही लिखा है, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपेज यूरोप में, बेल्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में जो घास वाले मैदान होते हैं उसको डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स। मैं इसके आगे यहीं पे लिखे देता हूँ, डाउन्स। ठीक है, ये डाउन्स होते हैं। चलिए 50 नंबर, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या दक्षिणी अमेरिका? तो सबसे ज़्यादा जो देश पड़ते हैं वो दोस्त अफ्रीका में पड़ते हैं। जो अफ्रीका का जो क्षेत्र पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप, ये सबसे जो है इसमें सबसे ज़्यादा देश हैं। कुल कितने देश पड़ते हैं इसमें? लगभग 54 देश हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए एशिया में कितने हैं? एशिया में 48 देश हैं। ठीक है, एशिया में 48 देश हैं। चलिए 51, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? अच्छा, जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका व पश्चिमी तट और दक्षिणी पूर्व एशिया। तो दोस्तों जो पर्वतों का सागर कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। किसको? ब्रिटिश कोलंबिया। ये है कहाँ? ये प्रशांत महासागर जो है उसके पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, इसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। चलिए, वर्तमान 2022-23 में कुल कितने रामसर स्थल की सूची बन चुकी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अब तक जो है कितने रामसर स्थल सूची बनाई जा चुकी है? ये 2022-23 की बात है। अभी जो रिसेंटली ऐड हुए उनकी बात नहीं कर रहा, उसको छोड़ के। तो उसको छोड़ के अगर देखेंगे तो ये 75 रामसर सूची जो है बन चुकी है। जो 2022 था इसमें जो है मिजोरम, गोवा और कर्नाटक, इनको मिला के 3 साइट्स को शामिल किया गया था। ठीक है, ये इस तरीके से, जैसे कि पाला की आर्द्रभूमि, नंदा झील और रंगनाथिट्टू, पक्षी अभयारण्य, रामसर कनेक्शन वेटलैंड के संरक्षण और धारणीय उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो क्या करती है? जो आर्द्रभूमि के मौलिक परिस्थितियों, कार्यों और उनके आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक मूल्य को है मान्यता देती है। यह रामसर स्थल की जो सूची है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए सिम्पलीपाल असम, नोकरेक मेघालय, दिबांग सिक्किम और अगस्ता मलाई कर्नाटक। अच्छा देखो, जो सिम्पलीपाल है वो उड़ीसा में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, दिबांग जो है ये भी सिक्किम में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सही सुमेलित नहीं है। दिहाग दिबांग जो है वो
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और अगस्त्यामलाई ये पश्चिमी घाट कर्नाटक में। नहीं, सिंपली फॉल यार असम में कहाँ पड़ता है सिंपली फॉल? नहीं, सिंपली फॉल असम में नहीं पड़ता है दोस्तों, ये गलत है। और दिहांग दिवांग ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। सिंपली फॉल तो उड़ीसा में पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, उड़ीसा में पड़ेगा ये। और ये दिहांग दिवांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। और अगस्त्यामलाई जो है ये पश्चिमी घाट में पड़ेगा। पश्चिमी घाट जो है नीचे तमिलनाडु की साइड पड़ता है, ठीक है। और सही सुमेलित तो जो नोकरेक है ये मेघालय में भी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भाई मैं सोचूं यार ये सिंपली फॉल उड़ीसा में पड़ता है, ये असम कहाँ से आ गया? होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? होयसलों की प्राचीन राजनीति द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? श्रृंगेरी, बेलूर और हलेविड, सोमनाथपुर। तो जो प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम जो है ये हलेविड है। क्या है दोस्तों? हलेविड। इस समय ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है, मतलब कर्नाटक में मिलेगा आपको ये। चलिए, फिर लिखा हुआ भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, कहाँ किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? अलवर संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, या सूरदास द्वारा, या तुलसीदास द्वारा? तो ये दोस्तों अलवर संतों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। देखिए, जिस क्वेश्चन में जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ये एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये मत कहा करिए कि सर जी आप इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर दिया करें, या आप इसको एक्सप्लेन नहीं करते। दोस्तों देखिए क्या है ना कि जल्दी में काम करेंगे तो ख़राब होगा। आप धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ाता हूँ, या ऐसा नहीं है मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आपको 30 से 32 या 35 मिनट में अगर आपके 2 पोर्शन 50 क्वेश्चन हो रहे हैं तो स्लो नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट है, बिल्कुल मीडियम कंडीशन में चलते हैं। तो आप लोग इतना ज़्यादा मत परेशान हुआ करिए। चलिए 56 नंबर क्या लिखा हुआ है? 56 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अंगामी नागालैंड सुमेलित नहीं है, इस बार ध्यान रखिएगा, नहीं। बिरहोर उत्तराखंड, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु। तो ये कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? इसमें जो बिरहोर उत्तराखंड दिखाई दे रहा है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसकी जो बाकी, तो टोडा जनजाति तो तमिलनाडु और नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं, खासी मेघालय में पाए जाते हैं, और अंगामी जो हैं ये आपके ये नागालैंड की प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए 57 नंबर देखिए, गैंडों को पुनर्वासित करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है करने का कार्य? अच्छा, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? चलिए 57 नंबर देखिए, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, या काजीरंगा? तो काजीरंगा ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। ये वहीं पुनर्वासित करने की बात चल रही है। चलिए 58 नंबर, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? अच्छा, एडवर्ड टेलर ने, वर्नर वॉन ब्रॉन ने, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, या सैमुअल कोहेन ने? तो ये किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए 59, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन 7-8 जून को 2022 तक कहाँ किया गया है? तो देहरादून, नई दिल्ली, मुंबई, या भोपाल? तो दोस्तों ये किया गया था नई दिल्ली में। चलिए लास्ट के ये 5 से 6 क्वेश्चन, चलिए इनको भी ख़त्म करते हैं, फिर इंग्लिश की तरफ चलते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? T20 विश्व कप 2022 का आयोजक देश कौन था? तो दोस्तों इस बार तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जो 2022 वाला जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2 जगह मिलके किया गया था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो आप ऑस्ट्रेलिया ही टिक करेंगे। चलिए और इसमें जीता कौन था? इस बार का विजेता कौन था? ये आप लोग मुझे यहाँ पे लिखेंगे तो फिर आप कन्फ्यूजन में डाल देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ विजेता कौन था, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बताइएगा। चलिए 61 नंबर देखिए, 22वें विधि आयोग नेशनल लॉ कमीशन का नया अध्यक्ष नवंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये ऋतुराज अवस्थी। ये कर्नाटक हाईकोर्ट के जो थे न्यायाधीश थे, वहाँ से इन्होंने जब रिटायर हुए तो उसके बाद ये जो है ये इसके जो है विधि आयोग यानी कि नेशनल लॉ कमीशन जो है इसके अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए फ्रॉम डिपेंडेंस
टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये बिमल जलान के द्वारा लिखी गई है। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। आपको एसएससी के एमटीएस में कहीं ना कहीं एक पेपर में जरूर आएगी, ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। चलिए 63 नंबर, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स द्वितीय ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवंबर 2022 में सम्मानित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट से वेकी रामकृष्णन को जो है सम्मानित किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन 30 अक्टूबर 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया? तो कब इन्होंने समर्पित किया है, सॉरी किस स्थान पर? तो ये एकता नगर है दोस्तों। क्या है ये? एकता नगर। ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, एकता नगर गुजरात। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको याद रहे कि बाई चांस कभी कभार जो है ये एकता नगर नहीं लिख के आए तो आपको गुजरात याद रहेगा। चलिए 65 जीएस का लास्ट क्वेश्चन, राज्य भर में सोने धातु की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य जो बना है ये केरल बन गया है। चलिए अब इंग्लिश की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में आपका लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। चलिए, इन द क्वेश्चन नंबर 66 एंड 67 सेंटेंस आर द गिवन विच ब्लैंक्स आर द फिल्ड इन द ब्लैंक फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। अच्छा, ऑन हर 16th बर्थडे आकाश हैड गिफ्टेड हर अ बोतल ऑफ किसका सॉरी दोस्तों, कोलोगेन या फ्रेग्रेंस या इसेंस या परफ्यूम। तो जो बर्थडे पर उसे बोतल दी होगी वो परफ्यूम की दी होगी। ठीक है, उसको दिस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच, दिस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ स्पीच। किसकी ट्रांसलेशन ऑफ स्पीच होगी? चलिए, बारबेटिम, वर्बल, लिटरल या लिटरेरी। तो ये लिटरल की जो है ट्रांसलेशन ऑफ स्पीच होगी। चलिए आगे चलते हैं। In the question number 68 and 69, out of the 4 alternative, choose the one which best express meaning of the given word। अच्छा, यहाँ पे इसका सिनोनियम बताना है। चलिए कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैटलॉग का मतलब होता है सूची। ठीक है, मेनू, मेनू का मतलब होता है एक तरीके से भोजन सूची। ठीक है, जब इसके देखिए वैसे खाली मेनू लिखा है, मेनू का मतलब भोजन सूची हो जाएगा, लेकिन अगर इसी के आगे कोई चीज़ जोड़ दी जाए यानी कि बुक मेनू, तो बुक सूची हो जाएगी इस तरीके से। तो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? होता है अभिलेख। लिस्ट, लिस्ट मतलब क्या होता है? सूची होता है। और पैम्पलेट, पैम्पलेट का मतलब होता है पुस्तिका। चलिए, ओवर स्ट्रंग, ओवर स्ट्रंग का मतलब होता है तनावग्रस्त। अच्छा, ऊपर अभी बताया तो है नहीं, तो देखो जब यहाँ पे सूची था उसका सिनोनियम चाहिए तो सूची हो जाएगा। ठीक, ओवर स्ट्रंग का मतलब क्या होता है? तनावग्रस्त। चलिए, कंसर्न, कंसर्न मतलब क्या होता है? चिंतित। एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। फिर सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? संवेदनशील। फिर इनर्जेटिक, इनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। ठीक है, अब देखो तनावग्रस्त होगा तो वो चिंतित होगा, तो यहाँ पे इसकी जो मिल जाएगी आपको क्या है? 69, 69 का क्या मिल जाएगा? तनावग्रस्त। दोस्तों एक सेकंड, ये देखिए वैसे तो तनावग्रस्त होता है, लेकिन जो ओवर स्ट्रंग होता है इसका मतलब एक तरीके से सेंसिटिव भी होता है, जो मतलब कह सकते हैं कि जो ओवरली टेंस, बहुत ज़्यादा टेंस में हो, या कह सकते हैं सेंसिटिव हो, या एनेक्सियस जो हो, एनेक्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे संवेदनशील बिल्कुल सही होगा, इसके लिए सेंसिटिव। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट बताना है। चलिए 70 में देखिए, तो डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। ठीक है, और रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? इस्तीफा होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? इस्तीफा। इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब क्या होता है? निमंत्रण। ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है? में शामिल होना।
ठीक। और कोऑपरेशन सहयोग होता है। तो यहाँ पे भंग, भंग मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे भंग मतलब खंडित कर देना, अलग कर देना, और जब अलग कर देगा तो उसमें शामिल करना, उसका अपोजिट हो जाएगा, तो ज्वाइनिंग इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए, इन द क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72 चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फेजेस। चलिए 71 में देखते हैं इडियम एंड फेजेस। देखो ऑन द कार्ड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन। क्या होता है? लाइकली टू हैपन, या कह सकते हैं ऑन द प्रोसेस, सॉरी इन द प्रोसेस, ऑन द प्रोसेस नहीं, इन द प्रोसेस ऑफ हैपनिंग, यानी कि हैपनिंग होने की जो है प्रोसेस में है। तो जो है इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल, शॉकिंग, एविडेंट या एंटिसिपेटेड। तो एंटिसिपेटेड हो जाएगा क्योंकि वो हैपनिंग के प्रोसेस में हो जाएगा। चलिए 72 देखिए, 72 में लिखा है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। हाँ अब ठीक। क्या लिखा है? टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब क्या होता है कि मेक अ फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत करना। ठीक है जिसमें किसमें, जैसे बिहेवियर में या एटीट्यूड में, इसमें अपने आप को सुधार करने की बात होती है। ठीक है। टू चेंज फॉर द बेटर, टू स्टार्ट वेटिंग फॉर न्यू बुक, टू वर्क ऑन अ नोवेल आइडिया, टू क्लियर द गार्डन। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब नई शुरुआत करना। टू चेंज फॉर द बेटर यानी कि किसी नई चीज़ के लिए आगे बढ़ना। चलिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा चलिए देखिए, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्यूजिशन लिखा हुआ है, एक्यूजिशन लिखा हुआ है। एक्यूजिशन का मतलब होता है अर्जन होता है, और इसमें जो स्पेलिंग सही लिखी है वो देखिए ACQUISITION होना चाहिए था। तो यहाँ पे यू के बाद ए है, यहाँ पे यू के बाद आई तो है लेकिन इसमें टी है ही नहीं, इसके बाद यू के बाद ए है, इसमें ई है, आई नहीं है, तो ये बची ये। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अर्जन होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आई विल स्टॉप टू रिफ्रेशमेंट एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट ऑन द हाईवे। आई विल स्टॉप टू रिफ्रेशमेंट, अच्छा कि मतलब मैं अगले जो रेस्टोरेंट होगा हाईवे का, वहाँ पे मैं जो है रुक जाऊँगा रिफ्रेशमेंट के लिए, यानी कि थोड़ा सा तो यहाँ पे तो मैं रिफ्रेशमेंट के लिए रुक जाऊँगा, तो के लिए फॉर आता है, टू नहीं आता है, से के लिए टू आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे फॉर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? फॉर, कि मैं रिफ्रेशमेंट के लिए रुक जाऊँगा अगले रेस्टोरेंट, जो हाईवे पे अगला रेस्टोरेंट पड़ेगा वह वहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए रुक जाऊँगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे टू रिफ्रेशमेंट की जगह पे क्या हो जाएगा? फॉर रिफ्रेशमेंट होना चाहिए। चलो 75 एंड 76 देखते हैं। पार्ट ऑफ द सेंटेंस अंडरलाइन ब्लो द गिवन अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अच्छा, इफ यू आर द absent फॉर अ वीक you have to catch with the work when you return. If you are absent for a week you have to catch with the work when you return। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे जो कैच विद लिखा है ये कैच विद नहीं, कैच अपॉन द वर्क व्हेन यू रिटर्न। तो कैच अपॉन होना चाहिए था, तो यहाँ पे कैच अप ऑन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैच विद है, इसकी जगह पे कैच अपॉन आ जाएगा। चलिए फिर आगे क्या लिखा हुआ? द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास। अच्छा देखो, जब यहाँ पे हैज़ दे रखा है तो यहाँ पे जिरंड लगा के आईएनजी, मतलब जिरंड बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, टू लगा के आईएनजी लगाओ, कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे जब हैज़ दे रखा है तो टू इम्प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर टू स्टेप विद व्यू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास। तो टू इम्प्रूव हो जाएगा, ना कि टू इम्प्रूविंग होगा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। अच्छा 77, चलिए भाई इसमें हमको क्या बताना है? इसमें वन वर्ड बताना है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वन हु कैन वॉश यूज बोथ हैंड इफिशियंटली, जो मतलब अपने दोनों हाथों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग में लाता है, उसको क्या कहलाता है? वो एम्बीडेक्चर कहलाता है। एम्बीडेक्चर होता क्या है? एम्बीडेक्चर का मतलब होता है उभयहस्त या द्विहस्ती, यानी कि जो दोनों हाथों से बराबर तरीके से काम कर सकता है। फिर स्किलफुल, इसका मतलब होता है निपुण। एक सेकेंड,
क्या होता है दोस्तों, निपुण होता है। ठीक, फिर जीनियस, जीनियस का मतलब क्या होता है, प्रतिभावान। ठीक है, या कह सकते हैं प्रतिभा वाला व्यक्ति। फिर एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एम्बीवैलेंट का मतलब होता है जो दो विरोधी मूल्यों या गुणों में से किसी एक में निपुण हो, या मतलब दोनों में से एक या दोनों को धारण करता हो। ठीक है, एम्बीवैलेंट का मतलब होता है जो दो विरोधी मूल्यों या गुणों को एक या दोनों को जो है धारण करने वाला होता है, उसको एम्बीवैलेंट बोलते हैं। In the following question, out of the four alternative, choose the one which can be substitute for the given word sentence। अच्छा, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, अच्छा किसी को पहचानना या उसके बारे में बताना, ये क्या कहलाता है। चलिए, इंटरप्शन, इसका मतलब होता है बाधा। इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। इंटरमेंट का मतलब होता है दफन, और इंटरनमेंट का मतलब होता है, वो इंटरमेंट लिखा हुआ है, ये इंटरमेंट लिखा है, इसमें एन और जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है नज़रबंदी। ठीक है, तो देखिए उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा उसको नज़रबंदी, जब उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी तो वो नज़रबंदी मतलब वो नज़रों में के अंदर कैद रहेगा। चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्योरेंस लिखा हुआ है, एक्योरेंस, एक्योरेंस का मतलब होता है घटना। ठीक है, स्पेलिंग क्या होती है एक्योरेंस की, स्पेलिंग होती है AOCCURRENC। देखिए ये इसमें डबल कैरेक्टर आए हुए हैं ना, यही डबल कैरेक्टर यानी कि डबल अल्फ़ाबेट वाली, मैंने आज स्पेलिंग्स आपको जितनी भी स्पेलिंग्स कराई थी उसमें डबल अल्फ़ाबेट वाली जितनी भी स्पेलिंग आई थी सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट थी। और एक्योरेंस देखिए, आज वाला प्रैक्टिस सेट देखिए जाके, शाम को जो मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, तो उसमें देखिए जाके एक्योरेंस मैंने पढ़ाई हुई थी कि नहीं पढ़ाई हुई थी। ठीक है, तो जब मैंने वहाँ पे एक्योरेंस पढ़ाई थी इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी कभी आपके सामने ये दो जो है अल्फ़ाबेट वाले जितने भी मीनिंग आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए। चलिए 80 नंबर, दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ़ यू विल स्टैंड ऑन इट। ये जो छोटे टेबल हैं अगर आप ये कोलैप्स यानी कि बर्बाद हो जाएंगे अगर आप इन पर खड़े हो जाओगे। चलिए इसमें गलती क्या हो जाएगी, अच्छा दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ़ यू विल स्टैंड, अच्छा यू विल, जब स्मॉल टेबल विल कोलैप्स, जब यहाँ पे विल दिया ही है तो इसके आगे का सेंटेंस तो विल में हो नहीं सकता, इसका सेंटेंस तो पास्ट में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल स्टैंड ऑन इट नहीं होगा, यहाँ पे इसी में गलती है। किस में गलती हो जाएगी, इसमें, इसकी जगह पे अच्छा यूज क्या कर सकते हैं, तो इस पे जगह पे सिर्फ यूज कर सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यू स्टैंड ऑन इट। अगर तुम इस पे खड़े हो जाओगे तो ये स्मॉल टेबल जो है टूट जाएंगी। अगर तुम इन दोनों टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हो तो यू स्टैंड ऑन इट द स्मॉल टेबल विल बी कोलैप्स, सॉरी विल भी नहीं, स्मॉल टेबल विल कोलैप्स। चलिए फिर हमारे सामने ये है क्लोज टेस्ट दे रखा है और इस क्लोज टेस्ट को हम लोग फिल करेंगे। चलिए, एंसेस्टर्स एंड डेड रिलेशंस वर बिलीव्ड टू पनिश फॉर सिंस, एंसेस्टर्स एंड डेड रिलेशन वर बिलीव्ड टू पनिश, किसके लिए, फ्रेंड्स, अक्यू, एंटेंसेंस या प्यूपिल या डिसेंडेंट्स। तो दोस्तों डिसेंडेंट्स के लिए जो है क्या थे, फॉर सिंस बोथ ऑफ कमीशन एंड ओमिशंस, द एंसेस्टर्स वर द गार्जियन ऑफ सोसाइटी। गार्जियन मतलब एक तरीके से रखवाला होता है, गार्जियंस ऑफ, क्या हो जाएगा, गार्जियंस ऑफ किसकी सोसाइटी, सम सोसाइटी, एनी सोसाइटी, द सोसाइटी या ए सोसाइटी। तो देखो एंसेस्टर्स वर द गार्जियंस ऑफ द सोसाइटी morality and they chastised those failed in their duty। chastised those यानी कि society's morality and they chastised those क्या हो जाएगा who have what which, तो who here क्या जाएगा, chastised those who failed in their duty, जो कि अपनी ड्यूटी में फेल हो गए थे। the explanation heard was सेल्डम था, इनवेटिएबली था, ऑलवेज था या ऑफन था। तो क्या हो जाएगा, इनइविटेबली था, इनइविटेबली था। हर्ड वाज, ही टोल्ड लाइज अबाउट द एंसेस्टर्स किल्ड हिम, क्या था, लैंड, वेल्थ, पॉवर्टी एंड क्या था, वर्थनेस। तो दोस्तों जो देखो जो एंसेस्टर्स थे जो किल्ड मारे गए थे तो वो किसके लिए मारे गए थे, वो अपनी ज़मीन के लिए मारे गए थे, तो लैंड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं।
और क्वेश्चंस के आंसर पुट करते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। द मैसिव फोर्ट ऑफ जोधपुर लुक्ड डाउन फ्रॉम द हिल एट द न्यू सिटी विच हैड spread out around the old one. The desert lay beyond the city. It crouched there like a lion and was the color of one. Is repelled tiny pelt flew specked her here and there with small clumps of scrub. A gritty wind blew out of the little rivers of sand. Sand eddied briefly down the pavement. Pavements then were snatched back into the air and flung like a challenge to the south. At the edge of city, herds of camels का झुंड, twined their long neck around stunned trees and through they were annex. Then there were no more trees. Tall whirlwind of sand marched down towards us from the horizon. The desert enclosed us for the next 10 days. There was a glare and dazzle on the skyline at dawn. Then the furious eyes of summer opened for a long look at its domain. For the next 12 hours, it scowled down at the sand. We closed our eyes, visualized shadow and water, narrowed, then opened once more to the parched and scald of the desert wind. The softening wind cursed the dunes constantly. The collapse and reform or drifted them lazily out the bulwarks. Across the road the car had to stop. The car had to stop at frequent intervals so that we could clear the heaped and away or because one of the tires hissing on the burning surface of the tarmac had exploded during those prolonged and sweaty intervals by the roadside. We were passed something by the ghostly herd of livestock moving south. अच्छा, राजस्थान के ऊपर ये पैराग्राफ है। क्या लिखा था, न्यू सिटी विच हैड स्प्रॉल्ड, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द अबव क्लॉज। अच्छा, द न्यू सिटी विच हैड स्प्रॉल्ड, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द अबव क्लॉज। अच्छा दोस्तों देखिए, यहाँ पे तो ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा है। न्यू सिटी विच इज स्प्रॉल्ड। अच्छा, ये स्प्रॉल्ड जो लिखा हुआ है इसके बारे में पूछा गया, तो दोस्तों ये तो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। द डिजर्ट इनक्लोज्ड अन फॉर द नेक्स्ट 10 days, वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। क्या पूछा, द डिजर्ट इनक्लोज्ड अन फॉर द नेक्स्ट 10 days, वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज। क्या करेक्टली चेंज हो जाएगा, चलिए। द डिजर्ट हैज़ बीन इनक्लोज्ड, द डिजर्ट वॉज इनक्लोज्ड बाई अस, वी वर इनक्लोज्ड बाई द डिजर्ट, वी हैड बीन इनक्लोज्ड बाई द डिजर्ट। यार हम लोग जो है रेगिस्तान में फंस जाएंगे, क्योंकि वो जो 10 दिन में जो उसके जो तूफान वगैरह आएगा उससे क्या हो जाएगा, हम लोग उसमें फंस जाएंगे। सिनोनियम फॉर द वर्ड क्लम्प इज, जो क्लम्प लिखा हुआ है CLUMP, क्लम्प मतलब क्या होता है, ये मतलब एक छोटा सा ग्रुप होता है जो पौधे होते हैं उन्हीं का, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप होता है पौधे या पेड़ों का जो एक साथ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो इसका क्लम्प का क्या हो जाएगा, बंचेस, क्या हो जाएगा, बंचेस। चलिए, एंटोनियम फॉर द वर्ड स्कॉल्ड, स्कॉल्ड इज, इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो स्कॉल होता है इसका मतलब होता है जो मतलब जिसके चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है, या वो बहुत ख़राब मूड में होता है। तो जब कह सकते हैं कि जिसके चेहरे पे गुस्सा होगा या बहुत ख़राब मूड में होगा, तो उसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, लोकेटेड, फ्राउंड, स्माइल्ड या ऑब्जर्व। तो दोस्तों वो स्माइल्ड हो जाएगा, खुशी वाला चेहरा हो जाएगा। चलिए, द डेजर्ट लुक्ड लाइक अ लायन बिकॉज बोथ आर, क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं,
फर्सियस होते हैं, फाउंड एमंग द हिल्स होते हैं, ऑफ द सेम कलर के होते हैं, मैसिव। अच्छा, द डेजर्ट लुक लाइक लायन। अच्छा हाँ सही बात है, क्योंकि जो देखो जो डेजर्ट यानी कि जो रेगिस्तान होता है उसका रंग और शेर का रंग लगभग दोनों का मटमैला कलर भूरा रंग का होता है, तो इसीलिए वो दोनों क्या हो जाते हैं, ऑफ द सेम कलर के हो जाते हैं। बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे 50 क्वेश्चन थे ये हमारे आज कंप्लीट हो गए, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन जीएस के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, जिसमें जीएस में आपको जीएस स्टैटिक जीके और करंट दोनों चीज़ें देखने को मिली। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। कल आपको जो है कल क्या आज ही शाम को आपको करंट का एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन होंगे। इन 50 क्वेश्चन में आपको नेशनल लेवल पे जो भी 50 इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो होंगे, आप इनको पढ़िए। इनको पढ़ने से आपको एक चीज़ का फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको एमटीएस के पेपर में जितने भी सीरीज होंगी, जितने भी आपके दिन में होंगे, इनमें आपको जो मैं 100 क्वेश्चन आपको करंट के प्रोवाइड कराऊंगा, इन 100 क्वेश्चन में से आपको किसी भी पेपर में फंस सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक ही पेपर में आ जाएंगे, लेकिन हर जो भी पेपर होंगे उन पेपर्स में से करंट आपको 1 या 2 नंबर की जरूर फंसेगी हर पेपर में है। किसी पेपर में कभी आ जाएगी, मालूम हुआ किसी पेपर में नहीं आई, फिर उसके बाद अगले वाले पेपर में आ गई। तो इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट जहाँ से भी मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन या ये पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके करंट के पोर्शन के लिए, वो मैं आपको जरूर करा दूंगा। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको करंट का वीडियो जरूर मिलेगा। और अगर आपको आज का ये पोर्शन जो है पसंद आया, आज का सेशन पसंद आया, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी क्वेश्चन मैंने कमेंट में पूछे हैं उनको आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।